हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक के रिगार्डिंग जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और इसके आसपास जो दूसरे टॉपिक्स भी कवर होते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। नए क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे और जैसे कि हम क्वेश्चन की सीरीज में आप देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस है वो कोई ना कोई प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है, या फिर वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का या फिर जीआईसी का ही है, या तो आपको वो यूपी पीएससी का देखेगा या तो यूपी पीजीटी का। इसके अलावा यूके पीएससी, उसमें भी उसके मेंस के लेक्चरार के लिए भी उससे भी क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। देखेंगे पहले क्वेश्चन को आज के सेशन में पूछा हुआ है कि यूपी पीएससी जीडीसी का 2022 का ही है। जीडीसी का मतलब है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ये दोनों ऑलमोस्ट एक तरीके के लेवल के ही पेपर बनाते हैं। फर्स्ट में देखो, लार्जेस्ट आयोनिक साइज अमंग द फॉलोइंग। अगर मेटल यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है, तो जो साइज होता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। इस फंडा को याद रखो और इसी से ही आपके आधे से ज्यादा आंसर्स आ जाते हैं पीरियोडिक में। फर्स्ट में देखो, ये सारे जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होगी तो साइज का ऑर्डर Al+3 की सबसे कम हो जाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी प्लस में उनकी आयोनिक रेडियाई बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरीके से एल्यूमिनियम का साइज लार्जेस्ट होगा न्यूट्रल फॉर्म में, और लार्जेस्ट साइज हो जाएगा इस तरीके से टी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द स्लेटर्स रूल। और स्लेटर्स रूल में ये आपको दिया हुआ सिग्मा और जेड इफेक्टिव, सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन। अगर Na पॉजिटिव है और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और अगर इसी का ही पॉजिटिव आयन निकालना है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p6। इसके साथ नॉर्मल सोडियम में होता है 3s में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब सोडियम पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, s वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि 2p6, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन पे निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्मा की वैल्यू होती है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन में निकालना, इसको काउंट नहीं करोगे तो जो भी यहाँ पे nth शेल में, या फिर ऐसा लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल -1, और इसमें से मल्टीप्लाई करोगे 0.35 का, इसी में ऐड करना होता है। इसके बाद ऐड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल, और इसमें किसी में -1 नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 0.85, और उसके बाद रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इनटू में 1। लेकिन जब यहां में सॉल्व करोगे, सिग्मा की जो वैल्यू, ये जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या तो इसको यहां ही देख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर होता है Z माइनस सिग्मा। Z होता है एटॉमिक नंबर और सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और ये होता है स्लेटर्स रूल, ये होता है स्लेटर्स रूल, और इसमें Z होता है एटॉमिक नंबर और सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू निकाली है बिकॉज एटॉमिक नंबर पता है, सोडियम का 11 होता है, गिवन भी है इस क्वेश्चन में। अब सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सिग्मा के रिगार्डिंग, इसी को ही अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करते भी आना चाहिए, वो जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nth शेल, ये पूरी nth शेल है और ये n-1 शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे ही नहीं, तो जो nth शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। टोटल nth शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन से -1 करना है, तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स में से -1 इनटू में 0.35, इसमें ऐड करोगे जितने इलेक्ट्रॉन्स n-1 शेल है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इनटू में 0.85, इसको सॉल्व करो
7 इंटू में 0.35 प्लस 2 इंटू में 0.85, ये वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व करो। ये था, इसमें आ जाएगी वैल्यू 35 और 21 में 3 ऐड करो तो 24, तो 2.45 इसी में ऐड करोगे, ये वैल्यू 10 और ये 16, 17 वैल्यू, और ये रहेगी 0.17, एक सेकेंड, 0.17 नहीं 1.7 वैल्यू आ जाएगी। तो ये सॉल्व करने पे 2.45 और 1.705, ये 11 वैल्यू, 3 के साथ 4, 4.15, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई, 4.15 सिग्मा की वैल्यू आ गई। इसी से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बाकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में तो बचा ही क्या है अब, Z माइनस सिग्मा, Z है सोडियम के लिए 11। देखो एटॉमिक नंबर वही लोगे, आप 10 वाला नहीं लोगे कि जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 बचे, पूरा इसका Z की वैल्यू 11 ही लेनी है, माइनस 4.15। इसको सॉल्व करने पे 6.85 वैल्यू ही आ जाएगी। सॉल्व कर लेना, ए ऑप्शन करेक्ट है, पूरा सॉल्व हो ही चुका है, कुछ सॉल्व करने का बचा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे डिफरेंट आयंस दिए हैं और ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई निकालनी है, और ये इसमें केस में भी, इन सभी के केस में भी आयोनिक रेडियाई जो हमने अभी देखा, आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अब इसी में ही सारे ऑप्शंस को अगर उसी सीक्वेंस में अरेंज करो तो N3 माइनस, इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस, इसके बाद है Na पॉजिटिव, फिर आता है Mg2 पॉजिटिव, फिर है Al3 पॉजिटिव। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन पॉजिटिव वाली बढ़ती जाएगी, इसकी आयोनिक रेडियाई घटती चली जाएगी, इसकी आयोनिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाएगी। तो साइज का ऑर्डर कुछ ऐसा नजर आएगा। ऑप्शन में पूछा था कि हाईएस्ट पहले स्मॉलेस्ट फिर बाद में लार्जेस्ट किसकी होगी, Al+3 स्मॉलेस्ट है, अच्छा Al+3 यहाँ दिया ही नहीं हुआ, तो Mg+T स्मॉलेस्ट है और N3 माइनस लार्जेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट नाइट्रिक ऑक्साइड NO के रिगार्डिंग देखिए, ये बोल रहा है पहला कि पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सारी प्रॉपर्टी पता करने के लिए आइए चलते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम NO का, यहाँ अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं, दूसरी साइड ऑक्सीजन इससे थोड़ा सा नीचे होगा बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में sp मिक्सिंग होगी तो ऑर्बिटल्स कुछ उसी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे sp मिक्सिंग वाले केसेस के। ये रहा, और पाई स्टार पहले आता है, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में सिग्मा स्टार, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में और 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। इसमें ये पाई है, पाई बनता है 2px का, पाई बनता है 2py का, सिग्मा बनता है 2pz का, इसके बाद पाई स्टार 2px का और पाई स्टार 2py का, सिग्मा स्टार 2pz का। इलेक्ट्रॉन्स को कर दो फिल, टोटल यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7th इलेक्ट्रॉन। क्लियरली ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, क्लियरली ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी ये मैंने आपको कंप्लीट डायग्राम दिखा दिया है, बिना डायग्राम के भी आप इसमें निकाल सकते थे। कैसे? NO जो मॉलिक्यूल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू आती 15 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वैल्यू ऑड है, और ऑड नंबर अगर है तो ये वाले पैरामैग्नेटिक ही होंगे। इवन में पॉसिबिलिटी होती है डाया की, पैरा में कभी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी कि वो मॉलिक्यूल हो जाए डायामैग्नेटिक, क्योंकि एक ना एक तो अनपेयर्ड रह ही जाएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ठीक है। इट डाइमराइजेस रीजनली एट रूम टेम्परेचर, यही इसकी इनकरेक्ट प्रॉपर्टी है। जो NO है ये डू नॉट डाइमराइज एट रूम टेम्परेचर, डू नॉट डाइमराइज एट रूम टेम्परेचर, बल्कि होता क्या है, NO उल्टा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और NO2 बना लेता है।
बल्कि अगर इसके NO2 की बात करी जाए, अगर NO2 अगर यहाँ दिया होता, ये डाइमराइज करता है रूम टेम्परेचर पे, ये डाइमराइज करता है, NO2 डाइमराइज करता है रूम टेम्परेचर पे, और ये बना लेगा N2O4। अगर डायरेक्टली एज सच आपको NO दिया है तो ये डाइमराइज नहीं करेगा और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। और उसके बाद है कि ये एग्जॉस्ट फ्रॉम द कार्स में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। अगर एग्जॉस्ट फ्रॉम द कार्स की बात करें तो एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स, उस केस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको इन जनरल NOx लिखा जाता है, क्योंकि इसमें NO भी प्रेजेंट होते हैं और NO2 भी, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड भी और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको जनरल NOx लिख दिया जाता है और उस दोनों में ही NO वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। और इट लॉसेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO पॉजिटिव आयन, बिल्कुल आराम से NO इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी। यहां से ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नील बार्टलेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो नील बार्टलेट ने प्रिपेयर किया था फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए फ्रॉम द इनर्ट गैस। और यहां से ही जिनॉन की केमिस्ट्री का यूज आया था, बिकॉज कोई भी जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, पहले ये माना जाता था इस एक्सपेरिमेंट के पहले कि ये रेयर होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन नील बार्टलेट ने PTF6 के साथ रिएक्शन करवाई और उसमें इसने ये देखा कि जो इसकी पर्टिकुलर जो बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी थी वो बराबर थी ऑक्सीजन की, तो उसने कहा अगर ये टूट सकता है तो ये जिनॉन वाला भी एग्जैक्टली उसके सिमिलर रख रहा है तो वो भी टूट सकता है। इसी वजह से पूरी की पूरी थ्योरी में बस आपको ये जानना है कि कौन सा रिएक्ट यहाँ पे उसने कंपाउंड लिया था, तो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स उसने यूज किया था। और इससे हमारे पास उसने रिएक्शन कौन सी रेयर अर्थ मेटल की करवाई थी, जिनॉन की केमिस्ट्री यहां से आती है, जिनॉन की केमिस्ट्री आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने जो पहले पीरियोडिक टेबल आई थी वो बेस्ड थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज की डेट में आप पढ़ते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये कहती है दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लेकिन मेंडलीव ने कहा था कि जो एटॉमिक और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर द फंक्शंस और पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग से बात नहीं होगी, ना ही एटॉमिक नंबर की बात होगी, मास की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसोटोप में क्या डिफरेंस होता है। आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स ये कहलाते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, और सेम एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर सेम मतलब मास डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसी तरीके से अगर आइसोटोप की जगह आइसोबार्स पूछ ले, आइसोबार्स के केस में मास नंबर सेम होता है, इस केस में मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो हमसे बात करी गई थी इसमें आइसोटोप्स के रिगार्डिंग, तो आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में है कि नाइट्रोजन अगर डिटेक्ट करना हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से तो कौन से मेटल का यूज किया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये सोडियम फ्यूजन टेस्ट से कहते हो, जैसे लेजाइने टेस्ट भी कहते हैं। ये अगर बात करें डिटेक्शन होना है, अगर डिटेक्शन करना है, चाहे आपको नाइट्रोजन का करना हो, चाहे
चाहे नाइट्रोजन का, चाहे ऑक्सीजन का, चाहे सल्फर का। तो इनमें से किसी का भी डिटेक्शन करना हो तो सोडियम फ्यूजन टेस्ट को यूज करते हो, सोडियम फ्यूजन टेस्ट को यूज करते हो, जिसको लैज़ैंगने टेस्ट भी कहा जाता है, जिसको लैज़ैंगने टेस्ट भी कहा जाता है। इनमें से कोई भी मेटल को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करने के लिए सोडियम फ्यूजन टेस्ट, मतलब सोडियम का फ्यूजन किया जाता है उसमें, और इस तरीके से आप कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं। सोडियम इज द राइट आंसर। अगले में आने से पहले हम बात करते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग। तो जो हम क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं यूपीजीआईसी की, और जो भी बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर के लिए, उसके लिए विज्ञान वृक्ष में हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके फीचर्स को देखें अगर तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ साथ टारगेटेड चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं विद सॉल्यूशंस, और टेस्ट सीरीज भी मिलती है विद, जिसमें अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो वो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे विद सॉल्यूशंस, और डाउट फैसिलिटी भी मिलती है विद प्रॉपर गाइडेंस। और ये कोर्स अभी आपको ऑफर में मिलेगा सिर्फ 5999 का। कोई क्वेरी है, कोई डिस्काउंट है, या कुछ भी आपको पूछना है तो उस आप नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज की और डिटेल्स या फीचर्स देखने हो तो विज्ञान वृक्ष के ऐप में जाकर आप देख सकते हैं, ये प्ले स्टोर से आपका डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज ऐप के यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है ऐप का, डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी आप वीडियो को यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इनफैक्ट अभी DSSB का पेपर हुआ था, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो चार्ज Q की वैल्यू होती है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम, ये फिक्स वैल्यू होती है फॉर चार्ज। तो Q की वैल्यू आप वहां पे 10 टू द पावर वैल्यू देखो, 10 टू द पावर -19, 1.6 मल्टीप्लाइड में 30 कूलम। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट में अब ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा, और ये कोर्स गिवन है, कोर्स के अकॉर्डिंग मैच करना है। यूपीबीसीएस का पेपर है ये, और फर्स्ट में है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बेरिलियम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, मतलब किसी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में टोटल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वही पूछा हुआ है कि किसकी ज्यादा होगी, बोरॉन और बेरिलियम। पहले बेरिलियम आता है, उसके बाद बोरॉन आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। वैसे तो एज सच लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है। लेकिन अब जब आप मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर अगर देखो, ये वाला बेरिलियम का फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, इसी वजह से ये स्टेबल होते हैं, इसी वजह से ये स्टेबल होते हैं। और ये जो दूसरा केस है, इसमें P में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए फुली फिल्ड होने की वजह से ये ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाएगा, क्योंकि इससे बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इससे आसानी से निकलेगा, क्योंकि उसको निकाल करके आप उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर दोगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर बेरिलियम का ज्यादा होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। Yellow color of NbCl5 is due to the charge transfer. NbCl5 में देखो, NbCl5 इसमें Nb न्यूबियम जो है दैट इज इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये 4d, चाहे पहली चीज तो ये कि 4d सीरीज का है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे। Nb+5 ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए, 3d वाली शेल में होते हैं और 2 इसकी s वाली शेल से भी निकल गए। तो ये है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। तो ऐसे केसेस में अगर येलो कलर आता है, उसका रीजन डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, उसका रीजन आता है चार्ज ट्रांसफर।
और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लीगेंड को इसको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तो लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इसमें शो होता है, जिसकी वजह से इसका येलो कलर आता है। लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, येलो कलर ऑफ NbCl5 is due to charge transfer. Yes, due to charge transfers only. The electronegativity of molybdenum increases in the order. जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट से डिसाइड होगा। तो अगले पेज पे अगर देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसे डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर। और यहाँ मोलिब्डेनम जो +6 वाला है, ये मतलब दिया है जो 6 मतलब +6 की बात हो रही, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर +5 वाला, फिर मोलिब्डेनम होगा +4 वाला। ऐसे ही ऑर्डर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का है, यही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। ऑप्शंस में देखो, मोलिब्डेनम 4 से ये 6 की सबसे ज्यादा, फिर 5 की, फिर उसके बाद 4 की, तो लास्ट भी करेक्ट ही है, ये भी करेक्ट है। ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में अब यहाँ कुछ 4 ऑप्शंस हैं, हर एक जगह कुछ प्रॉपर्टी है और उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इसमें बोला एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एब्जॉर्प्शन नहीं, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, इट इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और इसमें बोला है इट इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज नहीं होती, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखो, ये हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम देखते हैं हेलोजन्स के केस में, उसमें क्या होता है, वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कहलाती है। और कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज टेंडेंसी, या फिर लिख लो एनर्जी रिलीज्ड, या फिर ऐसे ही लिख लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑन आउटर मोस्ट शेल, ऑन आउटर मोस्ट शेल। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है, तो फिर एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एनर्जी रिलीज पे बेस्ड है, बोला है यहाँ एब्जॉर्प्शन, इन दोनों को ही उल्टा कर दिया। नेक्स्ट देखो, आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी, आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी मेजर ऑफ पोटेंशियल आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर और अगर पोटेंशियल आयोनिक कैरेक्टर बोलो तो आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी दूसरा फैक्टर होती है। रेजोनेंस एनर्जी से आप स्टेबलाइजेशन चेक करते हो। तो ये स्टेटमेंट जो है, this is also not correctly matched. Pauling scale of electronegativity is related to ionization potential and electron affinity. Ionization potential plus electron affinity, और ये वैल्यू इसको डिवाइड करते हो 2 से, तो ये मुलिगन्स की होती है, ना कि पॉलिंग्स पे बेस्ड होगी। अब बाकी अगर देखो तो ये भी स्टेटमेंट गलत ही है, तो थोड़ा सा एक बस थर्ड ऑप्शन को क्रॉस चेक करते हैं। आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी मेजर ऑफ पोटेंशियल आयोनिक कैरेक्टर, तो कुछ हद तक अगर देखा जाए, कुछ हद तक ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तो बिल्कुल मैच नहीं खा रहे, तो जो थोड़ा सा ही मैच खा रहा है वो सी ऑप्शन होगा। तो इसको ही हमें करेक्ट मानना पड़ेगा, बिकॉज यूपीपीसीएस का जो एग्जामिनेशन था उसने यही ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 4 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा इनमें से करेक्ट होगा? पहला यहाँ थ्योरी दी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए और बी का दोनों का दिया हुआ है, इनमें से जो कुछ रिगार्डिंग एन की वैल्यू की रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। जो ए है पर्टिकुलर कंपाउंड, उसके आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP3, और बी में जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2NP4, NS2NP4। अब इन दोनों में बोल रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी।
और वैल्यू ऑफ एन यहाँ पे सेम है, मतलब सेम पीरियड है, सेम पीरियड है, एन की वैल्यू सेम है, मतलब सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद ये इसमें देखो NS2NP3, NS2NP3, जब आप देखते हो ए में ये जो पी शेल है ये हाफ फिल्ड है, हाफ फील्ड वाले मतलब कि नाइट्रोजन के तरीके का हो जाएगा और ये स्टेबल होगा, और ये वाला हाफ फील्ड नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है। तो ए और बी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे यूजुअली ये जो होगा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे तो नीचे आने पे जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन जब एडजेसेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो जाए तब फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो फिर अब ए वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, ए वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, और दिया क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, यही दिया हुआ है, यही करेक्ट होगा। बाकी में इक्वल और उल्टा स्टेटमेंट दिया है और डबल वगैरह इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, हायर और लेसर ही आप बता सकते हैं। फर्स्ट ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अगले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ही इन सभी में ऑर्डर देखें अगर, तो ये सारे के सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और ऑर्डर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अब वैसे लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p में, इसमें है 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर है 2p में 4, इधर है 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो थर्ड पीरियड का, सॉरी ये थर्ड वाला है जिसमें 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाफ फिल्ड है। अभी ही हमने देखा जो केस वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला ही केस था, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, और ये इफेक्ट हमने बोला था जस्ट एडजेसेंट वाले तक लगेगा, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फ्लोरीन अभी भी हाईएस्ट होगा, एडजेसेंट मतलब ऑक्सीजन तक ही इफेक्ट लगेगा, उसके आगे इफेक्ट नहीं जाएगा। तो फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, और फिर के बाद आ जाएगा कार्बन। ये रहेगा कुछ सीक्वेंस, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कौन सा यहाँ पे लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखेगा, तो जो लीस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही यहाँ पर सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का होगा। अब 2p6 अगर वैलेंस शेल में ए वाले में देखो, अगर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये नोबल गैस की बात हो रही है, और ये है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा बी ऑप्शन में देखो, ये तो भाई बहुत स्टेबल होगा और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होगी, इसकी वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी। अब इसके बाद सेकंड में है 3p6, 3p में 6, अगला यहाँ पे ये फुली फिल्ड है, नियॉन के बाद ये ऑर्गन का है, ये भी स्टेबल है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। फिर है 3d5, 3d5, 3d5 मतलब कि हेलोजन, और हेलोजन में भी बात हो रही है क्लोरीन के रिगार्डिंग, क्लोरीन के रिगार्डिंग इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई ही होगी, लेकिन लोवेस्ट की बात करें तो जो लास्ट ऑप्शन है 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है पोटेशियम के केस में, और ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करके बहुत आसानी से ये नियरेस्ट नोबल गैस ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होगी। और इन दोनों में से अगर ऑर्डर भी देखना चाहो, ऑर्डर ये दोनों हाईएस्ट ऑर्डर पे रहेंगे, इन दोनों में से भी अगर कंपैरिजन करवाना चाहो तो ये नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो घटेगी तो हाईएस्ट हो जाएगा 2p6 वाले के लिए, फिर आएगा 3p6 के लिए, फिर उसके बाद 3d5 वाला केस, और लीस्ट हो जाएगा ये वाला लास्ट में जो 4s1 वाला था, लीस्ट ही पूछा हुआ था, 4s1 वाला हो जाएगा।
डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, अब ये 4 कंपाउंड्स गिवन है, 4 सॉरी एलिमेंट्स गिवन है और सारे के सारे आपको नजर आएंगे एस ब्लॉक के हैं, एक एल्कली मेटल्स के हैं और एक साइड आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी गिवन है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो भी फर्स्ट के लिए आपको ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस में अगर पहले तो इनको सीक्वेंस में लिख लो, जैसे अगर एल्कली मेटल्स की बात करें सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसके अलावा एल्कलाइन अर्थ मेटल मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रॉन्शियम और बेरियम। और जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम की बात हुई है, रुबीडियम की बात हुई है और कैल्शियम की बात हो रही है और सीजियम की। एक ग्रुप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से देखो तो ग्रुप 2 का एक एलिमेंट है और ग्रुप 1 के 3 एलिमेंट्स हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो उसका होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में कम हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो इन जनरल नीचे आने पे डिक्रीज कर रही है और लेफ्ट टू राइट जाने पे इन दोनों में कंप्रेस करो तो ये बढ़ रही है। ये ऑर्डर हो जाएगा कैल्शियम, पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम, ये ऑर्डर निकल के आ जाएगा। कैल्शियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबीडियम और सीजियम, यही ऑप्शन में गिवन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में जिंक और कॉपर के रिगार्डिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करी है कि जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में, लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, मतलब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए उस केस में कॉपर की ज्यादा निकल के आई, तो उसका ही रीजन पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका आंसर आएगा। पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हो जिंक जो है इसमें अगर बात करें तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर की बात करें तो ये 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर देखो ये फुली फिल्ड है कंप्लीटली, तो ये मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। वैसे तो इसकी एक शेल फुली फिल्ड है, दूसरी हाफ फिल्ड भी स्टेबल होती है, बट फुली फिल्ड वाली ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये है तो ये भी स्टेबल, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस स्टेबल, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये कम स्टेबल होगा। इसके हिसाब से जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ज्यादा होगी, तो ये जिंक वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर। इसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इससे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बचेगा जिंक पॉजिटिव 3d10 4s1, और जो दूसरा कॉपर प्लस रहेगा वो क्या बन जाएगा 3d में 10 और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट विल बी योर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, कहां से आसानी से निकल सकता है, कहां से आसानी से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इजी है निकालना, और ये तो फुली फिल्ड हो गई, यहां से तो पूरी शेल खाली हो चुकी है, ये अब फुली फिल्ड है, तो यही है ज्यादा स्टेबल, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वाली जो है ये ज्यादा होगी। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड की बात करें तो ये अब कॉपर प्लस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिंक, सॉरी कॉपर प्लस नहीं, ये अब कॉपर की ज्यादा होगी और जिंक की कम, ये इसकी जिंक की कम हो जाएगी सेकेंड वाली। तो ऑप्शंस में देखो जिंक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रीजन नहीं है, जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड, ये भी नहीं, ये पर्टिकुलरली सेकेंड की बात करो तो लास्ट ऑप्शन में देखो कॉपर में सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, कॉपर के केस में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला वो डी शेल से निकला, रिमूव फ्रॉम कंप्लीटली फिल्ड डी, एंड इन केस ऑफ कॉपर व्हाइल इन केस ऑफ जिंक सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एस ऑर्बिटल। तो जहां पे डिफिकल्टी है ये बिल्कुल करेक्ट रीजन गिवन है, डी ऑप्शन इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन होगा इस के ट्रेंड के रिगार्डिंग। अब देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ कुछ सांस में सेंटेंसेस दिए
ये कुछ ऑर्डर्स हैं और उसकी रिगार्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखी हैं, तो कौन सा करेक्ट ट्रेंड है ये आइडेंटिफाई करना है। सॉरी करेक्ट नहीं, ये आपको नॉट ट्रू वाला मतलब जो सही नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। अगर हम क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो नीचे आने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है नीचे आने पे, तो ये भी करेक्ट गिवन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब ऑर्डर देखो तो क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और ये साइज के फैक्टर की वजह से होता है। ये साइज के फैक्टर की वजह से होता है, बिकॉज साइज क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इस वजह से फ्लोरीन के छोटे साइज में आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के आने में थोड़ी दिक्कत होगी कंपैरेटिवली क्लोरीन के कंपैरिजन में जिसका साइज लार्ज है, तो वो इजिली बाहर के इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। लेकिन ब्रोमीन से ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज क्लोरीन भाई थोड़ी तो इज्जत रखो, उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो वो सिर्फ क्लोरीन से ही हारता है, बाकी किसी से नहीं, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले केस में। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्टली यहाँ मैच्ड है। लास्ट में है बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड। बॉन्ड एनर्जी के लिए देखो अगर, तो ये फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, इन जनरल नीचे आने पे ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, इन जनरल नीचे आने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो होगा क्या, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसको तोड़ना उतना आसान होगा, तो इन जनरल बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन अब होगा क्या, जो फ्लोरीन जो है ये छोटे छोटे एटम्स हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, इसके रिपल्शन की वजह से ये आसानी से टूट जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में। तो जब हम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं तो आयोडीन की तो सबसे कम होती है, फिर फ्लोरीन की आती है, फिर ब्रोमीन की आती है, और सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। लेकिन यहाँ फ्लोरीन को हाईएस्ट पे रख दिया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट। अब ये तो थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स का है, चलो क्वेश्चन आ ही गया है तो कर ही लेते हैं सॉल्व। तो ये डेल्टा एच और डेल्टा ई की प्रॉपर्टी को मैच करना है इक्वेशन, और डेल्टा एच हीट और डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी होती है, इक्वेशन होती है डेल्टा एन जी आर टी। इसके हिसाब से सिर्फ आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। प्रोडक्ट साइड में एक गैसियस मोल्स है माइनस रिएक्टेंट के साइड में एक CO का है और दूसरा है हाफ मोल, तो ये प्लस हाफ, ये सॉल्व होके वैल्यू माइनस का 1/2 आएगी, तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई प्लस नहीं माइनस का 1/2 RT। ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखो नेक्स्ट है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लगाना है, और उसके हिसाब से स्मॉलेस्ट वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की किस में आएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की कौन से केस में आएगी। अगर C2 का एमओ डायग्राम देखो, C2 के केस में sp मिक्सिंग वाला केस है, तो ये सिग्मा वाले हायर और ये पाई वाले लोअर, और ये इसमें पाई स्टार, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है। और अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से निकालने में सबसे कम एनर्जी लगे, ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि देखो ऐसा क्यों, यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी के रिगार्डिंग। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो जो हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो आसानी से निकलेगा। तो हमें ये चेक करना है अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हायर एनर्जी मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो वो इजीली रिमूव होगा, इजीली रिमूव्ड किया जा सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी की लोवेस्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ तो बॉन्डिंग में है, बहुत नीचे एनर्जी में है, तो ये तो हाईएस्ट होगी इसकी। इसके बाद N2 का केस देखो, N2 के केस में ये इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं,
ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये स्टेबल होगा। उसके बाद CO कार्बोनिल का केस देखते हैं, CO का केस देखते हैं अगर, तो CO के केस में sp मिक्सिंग कार्बन की वजह से होगी। ये शेल्स कुछ ऐसी नजर आएंगी, 1 2, और टोटल इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन से 4 इसके ऑक्सीजन से, तो टोटल 6 ही मिलेंगे। तो ये बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह ही फिल्ड होगा, इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी आएगी इनकी। और लास्ट है डी ऑप्शन में NO। NO के केस में, NO के केस में जब ये sp मिक्सिंग के हिसाब से आप बनाएंगे, बिकॉज नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो फिर ऐसा इसका शेप आएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, और ये इसी वजह से आसानी से निकाला जा सकता है, इजीली रिमूव बिकॉज ये हायर एनर्जी में है, ये हायर एनर्जी में है, और हायर एनर्जी वाले अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल है, इजीली निकाल सकते हो और स्टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी NO के केस में आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन, फ्लोरीन की कम होती है, हमने बिल्कुल अभी ही देखा है ये ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन, ये जस्ट अभी ही हमने ये ट्रेंड देखा, और साइज के बेसिस पे होता है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, और नॉट करेक्ट ही बतानी थी, तो ए ही करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन सारे इनकरेक्ट होंगे। लेकिन देख लेंगे नेक्स्ट भी, नेक्स्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, बिल्कुल सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बात करते हैं तो ये फ्लोरीन ऑब्वियसली ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और उसके बाद क्लोरीन नीचे आने पे डिक्रीज करेगी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। अब ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंप्लीट ट्रेंड देखो, इसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है, ये ट्रेंड होता है। तो इसमें दे रखा है कि ब्रोमीन की लेस होती है क्लोरीन से, और बिल्कुल ब्रोमीन की कम है, क्लोरीन तक हार गया उससे, फिर ब्रोमीन तो हार ही जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन, तो ये क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन और आयोडीन। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एक डिफरेंट टर्म्स है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये फिक्स वैल्यू होती है, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये खुद में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना लेकर आया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी आप बता सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा। लेकिन फ्लोरीन क्यों हार जाता है, क्योंकि छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। वहीं क्लोरीन भी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बस फ्लोरीन से उसकी थोड़ी सी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन साइज अच्छा खासा बड़ा है, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इंफिनिटी। अगर कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए कोई ए एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन किया और ए माइनस बनाया, तो पहली वैल्यू तो हमेशा इसकी नेगेटिव आएगी। अगर हम आयोनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये पहली वैल्यू तो नेगेटिव ही रहेगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर इसी में ही अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या होगा, अब अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को लाने में अब उतना आसानी नहीं होगी, अब वो रिपेल करने लगेंगे, तो अब वो आसानी से उसमें आपका इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, और जो काम आसानी से नहीं होते उसके लिए बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बाहर से जब एनर्जी दोगे और उस एनर्जी को देकर A2 माइनस बनाओगे, तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सेकेंड वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, ये रिएक्शन खुद से नहीं होगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब इसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये रिएक्शन फीसिबल नहीं है, जबरदस्ती आप उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ऑलवेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन जनरल अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है, और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पर। इसके बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इंडिकेट, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आई मतलब जो नेगेटिव आयन है वो क्या ज्यादा स्टेबल होगा। अभी ही हमने बात करी, अगर कोई भी हमने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया है और A- बनाया है, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर पहली ही पॉजिटिव आ गई, पहली ही वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और एनर्जी तभी एब्जॉर्ब होती है जब वो रिएक्शन खुद से ना हो पाए, जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हो। इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जबरदस्ती रिएक्शन करवाना है अगर, तो फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यही इसका फैक्ट होता है। तो मतलब ये अभी तो स्टेबल था, उसमें इलेक्ट्रॉन लाने पे वो अनस्टेबल कर रहे हो, तो फिर उसमें आप इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये अनस्टेबल है और ये वाला स्टेबल है, तभी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा होता उस केस में तो वैल्यू नेगेटिव आती, एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शंस में देखो, नेगेटिव आयन इज मोर स्टेबल देन द न्यूट्रल, मोर स्टेबल नहीं, लेस स्टेबल। नेक्स्ट, नेगेटिव आयन इज लेस स्टेबल देन द न्यूट्रल एटम, यही केस होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो। अगला क्वेश्चन देखो, इधर पे रीजनिंग और एजर्शन का क्वेश्चन है। पहला एजर्शन क्या गिवन, सॉरी स्टेटमेंट और रीजन दिया, ये है फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमने अभी काफी बार ही बात कर ली है, देख सकते हो उसी एक छोटे टॉपिक से कितना घुमा घुमा के बार बार पीजीटी एंट्रेंस, हर एक अलग अलग पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, बोल रहा है क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन क्लोरीन, ये तो गलत बात कर दी। अगर हम बात करें तो फ्लोरीन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और यहां लिख दिया है कि बट स्टिल द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोरीन मतलब पहले की बात हो रही है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो यही यहाँ पे इसने गलत बात कर दी, और ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स पहला वाला हो गया। रीजन कह रहा है, अब रीजन तो देखो, अगर फ्लोरीन हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल एंड लो डिसोसिएशन एनर्जी, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये इसका ऑब्वियसली हाई ही होता है, मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस बिल्कुल, और लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, डिसोसिएट इजीली हो जाता है, बॉन्ड आसानी से टूटता है, ये हमने देखा था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन एजर्शन सही नहीं है, तो ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, which of the following metal hydroxide is strongest base, कौन सा strongest base होगा। ये सारे आपको एल्केलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स गिवन है, और एल्केलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स वैसे तो सारे ही बेसिक होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ कंपेयर करें अगर तो डाउन द ग्रुप इनको राइट कर लेते हैं, पहले डाउन द ग्रुप इनको लिखो, बेरिलियम सबसे पहले, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कौन सा है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, फिर आएगा कैल्शियम, और फिर लास्टली इनके हिसाब से है बेरियम, OH का होल ट्वाइस। वैसे अगर कहीं पे भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो उस केस में बेसिक कैरेक्टर हटता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है,
एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसी का जस्ट उल्टा नीचे आने पर मिलेगा, नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिसिटी कह लो इंक्रीज होती है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर बेरियम, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया, नीचे आने पर तो इंक्रीज हो रही है, ऐसा ट्रेंड आएगा। बेरियम की सबसे ज्यादा, और ये मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा, बेरियम वाला, बेरियम वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। इसके अलावा और कैसी प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं, इसके अलावा जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, और फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लार्ज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा। आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो होता क्या है, ये जो बेरियम का हाइड्रोक्साइड है ये आयोनिक नेचर का ही होता है, Ba2 पॉजिटिव और OH2 नेगेटिव, ये दोनों आयंस में इजीली टूट जाएगा, और जो भी आयन इजीली OH माइनस आयन दे देगा यही तो बेसिक होगा ज्यादा। और जबकि हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये तो बल्कि भाई साहब पूरे कंप्लीटली कोवेलेंट नेचर के होते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा प्रेजेंट होगा, ये आयोनिक फॉर्म में तो होगा नहीं, बल्कि Be और ये OH लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर इसका शेप देखो, Be और ये OH, ये एक परफेक्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ये वैसे तो एल्यूमिनियम से डायगोनली रिलेशन रखता है, जैसे कि इसमें अगर प्री ब्लॉक के एलिमेंट्स में बात करें वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, तो बाकी सारे तो आयोनिक होते हैं, लेकिन ये हो जाता है परफेक्टली कोवेलेंट, और ये लीस्ट बेसिक होगा बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड में ये OH बॉन्ड शेयर्ड पेयर में है, और ये इजीली नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ये इजीली नहीं निकलेंगे, ये बेसिक वीकेस्ट होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट केस में पूछा हुआ है किसमें ऑलमोस्ट सेम साइज देखने को मिलेगा, सेम साइज, और ये एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे डी सीरीज के रिगार्डिंग, 3D 4D और 5D सीरीज, 3D 4D और 5D सीरीज, इन सभी एलिमेंट्स को अगर देखो एक एक करके, स्कैंडियम से स्टार्ट करेंगे, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, के बाद ये 10 एलिमेंट्स हो गए। के बाद 4D सीरीज, Y से जिरकोनियम, Nb, MO, फिर आ जाएगा Tc टेक्नीशियम, Ru, RH, रुथेनियम, रोडियम, Pd पैलेडियम, Ag सिल्वर, कैडमियम, ये हो गए 4D के। फिर लास्ट में आ जाएंगी, ये लास्ट सीरीज में लेंथेनम, ऑस्मियम, फिर ओस्मियम, एक सेकेंड यहाँ पे बीच में एक एलिमेंट मिसिंग हुए, फिर ये रहा ओस्मियम, फिर इरिडियम, प्लेटिनम, Au गोल्ड और मरकरी, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। इन जनरल अगर देखो साइज की बात हो रही है, इन जनरल साइज क्या होता है, नीचे आने पर जनरली साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ती है, तो 3D से 4D तक में तो ये ट्रेंड फॉलो होता है, 3D से 4D तक तो ये ट्रेंड फॉलो होगा, लेकिन जब हम आते हैं लेंथेनम 4D से 5D की तरफ, तो लेंथेनम के बाद हॉफनियम में आते वक्त बीच में आ जाते हैं 14F ब्लॉक एलिमेंट, 14F ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं, और 14F ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से अब जो हॉफनियम आया इधर पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ये हो जाते हैं साइज में छोटे, तो नीचे आने पर जो साइज बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है, बल्कि ये ऑलमोस्ट इक्वल साइज के देखने को मिलते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट इक्वल साइज में आते हैं। एंड रीजन क्या है, 14F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहा जाता है लेंथेनाइड
कॉन्ट्रैक्शन, तो साइज में ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज है 3D, फिर उसके बाद 4D का ऑलमोस्ट सिमिलर 5D के होगा। लेकिन ये जो पहला सीरीज है डी ब्लॉक की, मतलब स्कैंडियम, ग्रुप 3 वाले में नहीं होगा, ग्रुप 4 से स्टार्ट होगी। अब इनमें से देखो ये टाइटेनियम और फिर जिरकोनियम, ये दोनों 3D 4D के हैं, इसमें ये बात नहीं आएगी। टाइटेनियम 3D वाले से तो बात ही नहीं होगी। जिरकोनियम और हॉफनियम, ये देखो ये सीरीज गिवन, यही इसका राइट आंसर होगा। लास्ट में जिंक और जिरकोनियम, जिंक भी आपका 3D का है तो ये भी बात नहीं बनेगी। आंसर यहां से सी होगा। कोई भी इनमें से सेट गिवन है, वो कोई भी पूछ सकता है आपसे। करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है निकेल अमोनिया के कॉम्प्लेक्स के लिए। निकेल अमोनिया के कॉम्प्लेक्स के लिए तो NiNH3 का होल 6 और है इसमें 2 पॉजिटिव। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर निकेल का कितना होता है? निकेल का होता है 28। और फिर अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे मिलकर 6 लिगेंड्स। और ये +2 चार्ज यानी कि माइनस करोगे इसमें से 28 प्लस का 12 माइनस का 2, तो 28 प्लस का 10, ये वैल्यू आएगी 38। ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को भी वायलेट कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज लीस्ट स्टेबल? इज लीस्ट स्टेबल। अब इन सभी में जो नेगेटिव चार्ज होता है, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, ये लेस स्टेबल कौन सा केस होगा? अगर बेरिलियम में माइनस चार्ज है तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भी है। फिर उसके बाद ये तो हो गया ए वाला। पी वाले में देखो लीथियम में माइनस चार्ज है, दैट मीन्स 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सी ऑप्शन दे, बोरॉन में है माइनस चार्ज, मतलब 2p में वैसे 1 होता था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और लास्टली डी ऑप्शन में कार्बन पे है माइनस चार्ज, मतलब कि 2p में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो लीस्ट स्टेबल जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगा वही होगा। तो इनमें से जो भी लीस्ट स्टेबल, ये 2p1 वाला, 2p1 वाला होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और ये लीस्ट स्टेबल होगा। ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बोरॉन से, और ये लिथियम वाला इक्विवेलेंट हो जाएगा बेरिलियम से, और ये B माइनस इक्विवेलेंट होगा कार्बन से, और C माइनस इक्विवेलेंट होगा नाइट्रोजन से। ऑर्डर अगर देखें, ऑर्डर अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा होगा ये D वाला, मतलब कार्बन माइनस की स्टेबिलिटी, उसके बाद कार्बन, और उसके बाद कार्बन की आएगी, मतलब B माइनस की आएगी। फिर उसके बाद बेरिलियम में, और फिर ये कार्बन वाले की, फिर बेरिलियम और बोरॉन में अगर कंपैरिजन करवाते हो तो बेरिलियम वाला पहले, मतलब Li माइनस, और लीस्ट हो जाएगी बेरिलियम माइनस की। ये ऐसा कुछ ऑर्डर देखने को मिलेगा। लीस्ट स्टेबल Be माइनस हो जाएगा, Be माइनस हो जाएगा लीस्ट स्टेबल, और मोस्ट स्टेबल C माइनस हो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? अगर Mg2 पॉजिटिव का केस देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस का हो चुका है 1s2 2s2 2p6, ये बन चुका है नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन वाला सिस्टम। इसके बाद टाइटेनियम में +3, मतलब 3D में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम +3, वेनेडियम +3 में 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आयरन +2, ये है 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3D में 1, इसमें ड्रॉ करने की नीड ही नहीं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, और इसके बाद N2 है यहाँ, तो ये 3D 2 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो चुके हैं, और 3D 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले आयरन +2 और लीस्ट मिले Mg+2 में। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
Which one of the following cations has the maximum hydration number? हाइड्रेशन नंबर मतलब कि हाइड्रेशन पावर की बात हो रही है, और हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। सभी में चार्ज इक्वल है, सभी में चार्ज सेम है। तो अब हमें साइज के फैक्टर से आंसर निकालना पड़ेगा। साइज के फैक्टर में अगर रखो तो लिथियम प्लस सबसे पहले आएगा, फिर पोटेशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस, फिर सीजियम प्लस। नीचे आने पर साइज जो है वो वैल्यू उसकी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी। इसी वजह से साइज के बढ़ने पे हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। पूछा था कि कौन से केटायन में मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा, नीचे आने पे वैल्यू घट रही है, ये वैल्यू घट रही है, तो लिथियम में हाईएस्ट होगा, इसमें हाईएस्ट देखने को मिलेगा लिथियम प्लस वाले केस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को आपको अरेंज करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्वेश्चन भी देख लो, अच्छे खासे पेपरों में पूछे हुए ही क्वेश्चन। NOPS, NOPS ऑर्डर में अरेंज करो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। अब लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, और नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब इस हिसाब से देखो अगर, तो इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा ऑक्सीजन की होगी, और ऑक्सीजन और सल्फर में ये होगी ज्यादा ऑक्सीजन की। ट्रेंड देखो तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आती है, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर में ज्यादा सल्फर की होगी, और इसके बाद आता है सल्फर, और इसके बाद आता है लास्ट में फॉस्फोरस। ऐसा ट्रेंड आता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, और इसमें निकालना था आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के टेंट में, ये हमने डिक्रीजिंग एबिलिटी लिख दी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो PSNO ये आपको सेंटेंस में देखना है, PSNO ये रहा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने पीरियोडिक के अच्छे हर एक ब्लॉक की पीरियोडिक ट्रेंड्स को कवर कर लिया है। तो आई होप आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहा हो और आपको समझ में आया हो। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।